Hello friends, welcome to our channel, The Lie School. Today we will cover part 3, statement by person who can't be called as a witness from the relevancy of fact as per proviso section 32 and 33. That is dying declaration. ऐसा कोई व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया जो अब नहीं बुलाया जा सकता एज ए विटनेस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जुडिशियल एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम हो या बीएलएलबी या एलएलबी स्टूडेंट के लिए। इससे जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं लगभग 90 से 90% आसपास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, एसेंशियल डाइंग डिक्लेरेशन के एसेंशियल क्या है, क्या किसी व्यक्ति को डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्ट किया जा सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन कर सकता है, डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन का कारण बन सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो देखते हैं। टुडेज एजेंडा, मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, उसके क्लॉजेस क्या है, इसेंशियल क्या है, ये क्यों एडमिसिबल है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कुछ केसेस है जो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताते हैं। और डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ इन डाइंग डिक्लेरेशन, और लास्ट में है सेक्शन 33। अब वन बाय वन चलते हैं। मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, इन जनरल वर्ड वी कैन से ए स्टेटमेंट में बी रिटन फॉर्म या ओरल फॉर्म और ऑफ रिलेवेंट फैक्ट मेड बाय ए पर्सन। ऐसा स्टेटमेंट जो रिटन फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो और रिलेवेंट होना चाहिए, पर्सन के द्वारा दिया गया ऐसा स्टेटमेंट। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन के लिए। फर्स्ट है कंडीशन, हु इज डेड, जिसने ये स्टेटमेंट दिया है वो अब इस दुनिया में व्यक्ति खत्म यानी कि मर गया है, नहीं है। सेकेंड है हु कांट बी फाउंड, अब उसको ढूंढा नहीं जा सकता है। हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और वो व्यक्ति इनकैपेबल है गिविंग एविडेंस के लिए। तो ये मीनिंग जनरल वर्ड में क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन, कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो रिटर्न फॉर्म या वर्बल फॉर्म में हो, और ये जो 3 कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। 32 में क्या है कि प्रोवाइड्स एट सर्कमस्टेंसेस इन विच स्टेटमेंट written or verbal of relevant facts made by person who is dead or who can't be found or who has become incapable of giving evidence or who attendance can't be procured without delay or expenses are relevant। उसमें कुछ 8 जो circumstances हैं वो क्या क्या है उस पर चलते हैं। फर्स्ट है सेक्शन 32 का क्लॉज 1, when it relates to cause of death। Clause 2, when it is made in the course of business। Clause 3, when it is against the interest of maker। Fourth clause, when it gives opinion as to public right or custom or matter of general interest। Section 32 का clause 5, when it is related of existence of relationship। Clause 36, when it is made in will or deed relating to family affairs। Clause 7, when it is in document relating to transaction mentioned in section 13A। Last clause 8, when it is made by several person and express feeling relevant to matter in questions। जो सबसे ज्यादा क्लॉज इंपॉर्टेंट है वो क्लॉज 1 है जो कॉज ऑफ डेथ बताता है। इसकी जनरल मीनिंग कहा जाए कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, एक टाइप का एक स्टेटमेंट है जो ओरल फॉर्म में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो दुनिया में नहीं है, वो खत्म हो चुका हो। तो जो ये स्टेटमेंट किस टाइप के होने चाहिए, ओरल फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, और वो स्टेटमेंट कॉज ऑफ डेथ के विषय में एक्सप्लेन कर रहा हो, बता रहा हो। और लास्ट है कि सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, मतलब इट्स ए स्टेटमेंट
It can be oral form or documentary form. The person who has died, it's explain cause of death or circumstances of death. ये तो उसका कारण बता रहा हो कि वो कैसा व्यक्ति मरा हुआ है, यानी कि मरने से पहले वो किसी व्यक्ति को ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जो वर्बल फॉर्म में हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है कि उसके मरने का रीजन क्या है, व्हाट इज द बिहाइंड रीजन कॉज ऑफ डेथ, या किसी ने उसको पॉइजन दिया है या शार्प कोई ऑब्जेक्ट से मारा गया है, तो वो कॉज ऑफ डेथ बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हो या स्टेटमेंट दे रहा हो। और दूसरा क्या, सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, उसकी मृत्यु क्या क्या सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस है वो एक्सप्लेन कर रहा हो। तो सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे, क्लॉज सेक्शन 32 का क्लॉज 1 में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, इट्स ए स्टेटमेंट, इट कैन बी ओरल फॉर्म और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, दैट पर्सन हु हैज डाइड, और उसमें जो स्टेटमेंट है कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, इसकी ये सिंपल मीनिंग है डाइंग डिक्लेरेशन की। अब कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ में एक केस बहुत फेमस हुआ था, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ। चलिए पहले सबसे पहले इसका एसेंशियल देख लेते हैं, इसके बाद क्लॉज में वन बाय वन बताएंगे। इसके एसेंशियल 5 जो एसेंशियल डिफाइन है वो वन बाय वन। स्टेटमेंट होना चाहिए किस फॉर्म में, ओरल या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, और रिलेटेड टू, वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इनटू डेथ, कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इनटू डेथ। और इसका एक फेमस केसेस है जो सर्कमस्टेंसेस का है, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का। इसका जो थर्ड एसेंशियल है वो मस्ट बी डेथ ऑफ पर्सन, कि जो स्टेटमेंट ओरल या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो या कॉज ऑफ डेथ के विषय में बता रहा हो या सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इनटू डेथ का हो, और उसका मेन पॉइंट है कि मस्ट बी डेथ ऑफ पर्सन, स्टेटमेंट देने के बाद वो व्यक्ति मर चुका हो। फिफ्थ है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। और फिफ्थ क्या है कि कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन ए क्वेश्चन, वो क्वेश्चनेबल होना चाहिए उसकी डेथ, सिविल केस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस में दोनों में होता है। अब यहीं पे एक सिंपल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में 2 पॉइंट मेन डिफरेंस है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। मतलब इंडियन लॉ में ये जरूरी नहीं है कि उसका फियर या जो मर रहा है व्यक्ति कि उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, डेथ है वो होगा कि नहीं होगा, उसके ये जरूरी नहीं कि उसके मन में ये होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए डेथ के विषय में, ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। और इंग्लिश लॉ में क्या है कि जो उसका फेयरनेस होना बहुत जरूरी है, कि उसको ये ऐसा लगता हो कि वो व्यक्ति अब बचेगा नहीं, तो ये एडमिसिबल होगा। और इंडियन लॉ में क्या है कि जरूरी नहीं कि वो फेयरनेस हो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, इसमें जरूरी नहीं है इंग्लिश लॉ में, इंडियन लॉ में। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अब जैसे कि पहले पॉइंट से उसको क्लियर है कि इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज मस्ट होना चाहिए, उसको फेयरनेस होना चाहिए कि हाँ वो मतलब मर जाएगा, बचेगा नहीं, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। और कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, उसका क्वेश्चनेबल होना चाहिए। और इंग्लिश लॉ में क्या है कि केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस में होता है, मर्डर जो चार्ज इन मर्डर से रिलेटेड ही होगा। बट इन इंडियन लॉ सिविल लॉ में भी है, सिविल केस में भी है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस में, मेन 2 डिफरेंस है, आगे चल के हम बताएंगे। इसका चलो फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। फर्स्ट, इट्स स्टेटमेंट, इट कैन बी ओरल फॉर्म और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म विच इज रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टेंसेस विच रिजल्टेड इनटू डेथ। द थर्ड एसेंशियल मस्ट बी डेथ ऑफ पर्सन। फोर्थ क्या है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। एंड फिफ्थ लास्ट, cause of death must be inquestionable, that is proceeding in civil case और criminal case। इसका ये मेन इसेंशियल है। एक केस है जो सर्कमस्टेंसेस रिगार्डिंग है, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इसमें क्या है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इनटू डेथ। The Supreme Court held that the statement made by deceased to his wife that he was going to the accused place to collect money from him was admissible under section 32
क्लॉज 1 में। इसका मेन ये है कि सर्कमस्टेंसेस पकलानारायण स्वामी की पकलानारायण स्वामी ने किसी को पैसा दे रखा था, काफी दिन हो गए, वो रोज जा रहा था बट वो पैसा दे नहीं रहा था। एक दिन उसके पास किसी ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि भैया आप अपना पैसा आके ले जाइए। वो व्यक्ति गया पैसा लेने के लिए। ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, ये उसने अपने वाइफ को बताया था कि हम पैसा लेने के लिए वहां पे जा रहे हैं। बट वो जाने के बाद क्या हुआ कि उसकी डेड बॉडी, मतलब उसको मार दिया गया। अब जो उसने एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट दिया है वाइफ को, ये सर्कमस्टेंसेस, मतलब सर्कमस्टेंशियली उसका रिजल्ट क्या है, डेथ हो गया। ये एक परिस्थिति बता रहा है, सर्कमस्टेंसेस बता रहा है कि किस कैसे, और जो इसका स्टेटमेंट दिया गया है उसके वाइफ के द्वारा, ये एडमिसिबल होगा, ये कहने मतलब है सर्कमस्टेंसेस में। और यदि वो कॉज ऑफ डेथ है वो तो प्राइमरी हो गया। अब ये क्या है कि एक वो ढूंढा जाएगा। पहले जमाने में तो था नहीं कि चलो मोबाइल है उसका ट्रैक कर लो, तो वो लिंक क्या है कि उसकी वाइफ को उसने जो एक्सप्लेन किया था कि हम पैसा लेने के लिए जा रहे हैं वहां पे, उस शख्स ने मुझे बुलाया है। तो अब उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसी बिहाफ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि उसको वाइफ को बताया गया कि हम पैसा लेने जा रहे हैं, किसके, जहां पे लेने गए हैं। तो ये सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये क्यों एडमिसिबल है। अब ये भी है ना कि ये डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है, इज इट एडमिसिबल और नॉट, ये एडमिसिबल क्यों है, उसके प्रिंसिपल क्या है। पहली बात तो नेसेसिटी, ये जरूरी है। भाई अब आदमी मर ही गया है तो उसका कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कॉज ऑफ डेथ क्या है या सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ है। तो फर्स्ट नेसेसिटी है। रीजन फॉर इजमेबिलिटी, फर्स्ट नेसेसिटी। इसका प्रिंसिपल का एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो मोरिटरस प्रोसीमीटर एंड मेंटायर। इसका मेन है क्या, इसका जो अर्थ है डिफाइन है कि नेमो मोरिटरस प्रोसीमीटर एंड मेंटायर मीनिंग इज नो मैन विल डाई विथ ए लाई ऑन हिज लिप्स। ए पर्सन हु इज अबाउट टू डाई would not lie, या truth sit on the lips of a person who is about to die। ऐसा ये माना जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। इसका जो प्रिंसिपल है, जो लैटिन जो है नेमो मोरिटरस प्रोजुमिटर एंड मेंटायर, इसका यही मतलब है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं, वो अपने लिप्स पे झूठ नहीं बोलेगा। ए पर्सन हु इज अबाउट टू डाई वुड नॉट बी लाई, मरता हुआ व्यक्ति वो झूठ नहीं बोलेगा। ये ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ ए पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, सत्य उसकी जबान पे बैठ जाता है यदि जब कोई व्यक्ति मर रहा हो। इसका ये मीन, इसलिए ये एडमिसिबिलिटी है इस सेंटेंस में। स्टेटमेंट पहले तो नेसेसिटी है, और इसका जो मेन जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये लैटिन वर्ड है, इसलिए ये एडमिसिबिलिटी माना, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एडमिसिबिलिटी है। हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हु कैन रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि कोई मजिस्ट्रेट हो या पुलिस द्वारा हो। हाँ, यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, देयर इज नो नीड टू ड्यूली प्रूफ। यदि पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम है। यदि डॉक्टर के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है तो अब उसको ये नहीं मालूम ना कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कि बंदा झूठी बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो ऐसे क्या है कि कोई भी व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। मेन बात यह है कि मजिस्ट्रेट है, उसको एक्सपीरियंस है कि जो बंदा सही जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो जज को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, पुलिस वाले को उससे थोड़ा सा कम होगा। डॉक्टर ये बात ध्यान नहीं दे सकता है, हो सकता है कि स्टेट ऑफ माइंड उसको और कुछ मतलब मन में कुछ और बात कुछ और कर रहा है, तो ये ड्यूली प्रूफ हो जाता है, मतलब वैल्यू कम हो जाती है। और एक नॉर्मल व्यक्ति यदि कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका ये माइंड जाएगा ही नहीं कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है। ठीक है, तो उसको ड्यूली प्रूफ करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, हाउएवर द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज रिटन फॉर्म, वर्बल फॉर्म एंड जेस्चर एंड साइन। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो जो इसका कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं है डिक्लेरेशन का, इसलिए कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर सकता है। और डाइंग डिक्लेरेशन बेस्ट फॉर्म क्या है, रिटन फॉर्म या वर्बल फॉर्म है।
जेस्चर एंड साइन ये बाद में इंसर्ट किया गया था किसी केस में, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। इवेंचुअली वैल्यू ऑफ डाइन डिक्लेरेशन, कुछ रिलेवेंट केसेस हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958। सुप्रीम कोर्ट held that there are neither rules of law nor prudence which states that Dine declaration can't form the sole basis of conviction unless it is corroborated by independent evidence as true and voluntary declaration need to be corroboration। इसका ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई डाइन डिक्लेरेशन है तो यदि उसका ड्यूली प्रूफ है, ट्रू और टेस्टिमनी है, तो उसके बिहाफ पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। किसके बिहाफ पे? सोल बेसिस पे, केवल डाइन डिक्लेरेशन के आधार पे उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जा सकता है। देयर इज नो नीड टू डिक्लेरेशन क्या है, कोलैबोरेशन और कंट्राडिक्शन जरूरत नहीं है यदि वो ड्यूली प्रूफ है। तो इस केस में मेन बात यही है कि सोल बेसिस पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि उसको कॉर्पोरेटेड किया जाए। मेन पॉइंट ये है इसका कि सोल बेसिस पे उसको कन्विक्टेड किया जा सकता है यदि ड्यूली प्रूफ या टेस्टिमनी है। दूसरा केस है पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली जो रिसेंटली है 2020 का, और एक मिलता जुलता इसका और है पेनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट satisfy all the criteria of Dine declaration, it can't be discarded merely because it has not been recorded by a magistrate or police officer, did not obtain attested by the a person present at the time of making statement। इसका यह है कि यदि वो डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट सेटिस्फाई है, सभी वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो उसके बेसिस पे वो कनेक्ट किया जा सकता है। प्रॉपर जरूरी नहीं कि वो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया हो या पुलिस के द्वारा किया गया हो या कोई एनी पर्सन जो प्रेजेंट में हो, बट वो जो डाइन डिक्लेरेशन है वो सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो तो उसके बेसिस पे ये मतलब कन्विक्ट किया जा सकता है। टाइम मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट, मध्यस्थ व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है, चाहे मजिस्ट्रेट या पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति जो वहां पे प्रेजेंट हो, उसके वो जो रिकॉर्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय, जरूरी नहीं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया या कोई और व्यक्ति है, पर वो सभी क्राइटेरिया जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसको फुलफिल कर रहा है, टेस्टिमनी है, ड्यूली प्रूफ है, तो इसके बिहाफ पे उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। तीसरा है जो साइन और जेस्चर जब इंसर्ट किया गया था वो क्यून इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में, स्टेटमेंट बाय साइन नोट्स जेस्चर एंड एडमिसिबल। इसमें क्या ना कि कोई लेडीज थी, उसके गला काट दिया गया था, तो अब वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि इसका व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, उसका कैसा डेथ हुआ था, तो उसने साइन से इंडिकेट किया था कि इसके द्वारा हम जो मेरी कंडीशन है, परिस्थिति है, सर्कमस्टेंसेस है, इस ऐसे हमारा कॉज ऑफ डेथ है। तो इस केस जो केस हुआ था तो ये चीज साइन एंड नोट्स जेस्चर एडमिसिबल किया गया था। फोर्थ है मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कि यूज ऑफ स्टेटमेंट व्हेन इंजर्ड सर्वाइव्स, दैट इज हाँ यदि कोई भी व्यक्ति इंजर्ड है और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, यदि वो सर्वाइव, वो मरता नहीं है, ठीक, हु कैन सर्वाइव, और स्टेटमेंट देने के बाद वो सर्वाइव कर जाता है, तो ऐसे स्टेटमेंट वो जो है सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 में एडमिसिबल नहीं होंगे। वो किस में होंगे? अब वो क्रॉस चेक करने के लिए कंट्राडिक्शन सेक्शन जो अंडर सेक्शन 145 145 एंड कंट्राडिक्शन 157 में कॉर्पोरेट किए जाएंगे। और एक और सेक्शन है ये 27 सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हो जाएगा सेक्शन 27 में, ठीक है। तो मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या है कि कोई भी इंजर्ड पर्सन है, वो स्टेटमेंट देता है बट वो उसके डेथ नहीं होती, वो सर्वाइव कर जाता है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में एडमिसिबल नहीं होंगे। वो किस में होंगे? सेक्शन 145 145 और 157 फॉर कॉर्पोरेशन किया जाएगा, उसको द्वारा क्या होगा? टेस्टिमनी किया जाएगा, वो डाइन डिक्लेरेशन में एडमिसिबल नहीं होगा।
डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ एंड इंग्लिश लॉ, दो पॉइंट मेन है कि फर्स्ट, एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। इंडियन लॉ में क्या है कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, बट इंग्लिश लॉ में क्या है कि उसका फेयरनेस ऑफ डेथ इज इट नेसेसरी होना चाहिए। वो जब स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके अंदर ये है कि हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, तो ऐसा स्टेटमेंट इंग्लिश लॉ में है, बट इंडियन लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, इसमें जरूरी नहीं कि उसको ऐसा लग रहा है कि हम मरेंगे ही मरेंगे। दूसरा क्या है कि ये दोनों है ना सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में रिलेवेंट माने जाते हैं, एडमिसिबल होगा। बट इन इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है कि सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एडमिसिबल होगा, या चार्ज इन मर्डर ओनली क्रिमिनल केस में, सिविल केस में इसमें एडमिसिबल नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है मेन दो पॉइंट। सेक्शन 33 रिलेवेंस ऑफ, स्पेलिंग गलत है, ये आएगा, of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein state। इसमें भी है कि जो हमारा सेक्शन 32 है वो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है, और इसमें क्या है थोड़ा नैरो लेवल पे है 33, पर है वही कंडीशन, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। If a person make a statement in judicial proceeding or before any person authorized by law to make evidence and afterward, ऐसा पर्सन जो स्टेटमेंट दिया है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में पहले या आफ्टरवर्ड एविडेंस दिया है ऑथोराइज्ड बाय लॉ, कि ऐसा स्टेटमेंट किसी जो ऑथोराइज्ड होगा पर्सन के, जो ऑथोराइज्ड लॉ है उसके सामने जो भी स्टेटमेंट एविडेंस दिया जा रहे हैं, किसके लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए पहले भी दिया या आफ्टरवर्ड बाद में दिया हो गया, उसमें कुछ 5 पॉइंट है, ये मस्ट फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या है कि ही डाइज, स्टेटमेंट देने के बाद वो मर गया हो। दूसरा है कांट बी फाउंड, वो अब मिल नहीं रहा है। तीसरा है बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, अब वो कैपेबल नहीं है गिविंग एविडेंस दोबारा देने के लिए। फोर्थ क्या है, इज केप्ट आउट ऑफ टाइम वे ऑफ द एडवर्स पार्टी, जो हमारी एडवर्स पार्टी है वो उसको रोक रही है कि ये स्टेटमेंट दोबारा ना दे पाए। तो जो पहले वाला हमारा स्टेटमेंट है प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, वो एडमिसिबल होगा। फिफ्थ क्या है, इफ his presence can't be obtained without a reasonable amount of delay या expenses। अब वो जो स्टेटमेंट है, वो जो विटनेस है, अब उसको नहीं बुलाया जा सकता है, डिले हो रहा है केस में फाइनल करने के लिए, अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ डिले हो रहा है, या उसको बुलाने के लिए बहुत अधिक पैसा लगेगा और टाइम वेस्टिंग होगा। तो जो पहले स्टेटमेंट दिया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वही अथॉरिटी के सामने तो वो एडमिसिबल होगा। इसका ये चीज है, ये पांचों पॉइंट फुलफिल होना चाहिए। इफ दैट फैक्ट स्टेटेड बाय हिम बिकम्स रिलेवेंट एट द लेटर स्टेज ऑफ, देखिए लेटर स्टेज, पहले जो दिया गया पहले प्रोसीडिंग में भी और लेटर स्टेज में भी वो मान्य होगा, एडमिसिबल होगा। द सेम प्रोसीडिंग, वही सेम प्रोसीडिंग हो रही है, अंदर सब्सिक्वेंट या कोई दूसरा सिविल कोई भी और दूसरा केस चल रहा हो, तो उसमें भी वही स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। That previous statement can be put without calling that person as a witness। अब जरूरी नहीं कि उसको एज ए विटनेस दोबारा बुलाया जाए, जो पहले स्टेटमेंट दिया गया है वही एडमिसिबल माना जाएगा यदि ये पांच चीजें फुलफिल हो रही हैं। ठीक, बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ए प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ सच पर्सन कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस ओनली व्हेन, यदि उसने जब पहला जो एविडेंस सबमिट किया है वही प्रीवियस और लेटर स्टेज में भी प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए वही एडमिसिबल माना जाएगा। अब कुछ और सर्कमस्टेंसेस है, किसे द फर्स्ट प्रोसीडिंग वाज बिटवीन, हाँ जो ये पहला जो हमारा जो वो व्यक्ति है जो स्टेटमेंट दिया गया पहले और दोबारा, उसमें क्या कुछ कंडीशन है। अब दोबारा जो केस है वो सेम पार्टी होना चाहिए, जो वो स्टेटमेंट है फाइल फर्स्ट प्रोसीडिंग में जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, या तो सेम पार्टी है या उनके द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो और सेम इंटरेस्ट होना चाहिए उस केस में। ये नहीं कि दूसरा केस है तो वही स्टेटमेंट अप्लीकेबल होगा, नो, क्या होना चाहिए, सेम पार्टी सेम इंटरेस्ट या सेम रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सब्सिक्वेंट वन में। दूसरा क्या है, द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग दैट द राइट और अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, अब दूसरा पार्टी क्या है, उसके पास राइट होना चाहिए जब उसने स्टेटमेंट दिया है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। अब क्योंकि दोबारा बुलाया नहीं जाएगा वो व्यक्ति को, चांस नहीं है,
तो जब पहले वो स्टेटमेंट दिया गया हो तो एडवर्स पार्टी का राइट है उसको क्रॉस एग्जामाइन करने के लिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी हुआ होगा उसको क्रॉस एग्जामाइन करने के लिए, बट इट शुड बी रिकमेंडेड दैट द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ सच पर्सन कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस ओनली, कैन बी एडमिट, और वो पहला जो स्टेटमेंट एडमिट एज ए एविडेंस एडमिट किया गया हो. The question in issue were subsequently the same in the first as a second proceeding. पहले प्रोसीडिंग में वही एडमिसिबल है और सेकेंड प्रोसीडिंग के लिए इन जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए वो एडमिसिबल होगा. तो थैंक यू फ्रेंड्स. सेक्शन 32 एंड 33 थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं. यानी कि 32 क्या है, एक ब्रॉड लेवल पे है और 33 क्या है, थोड़ा सा नैरो कर दिया गया हो. थोड़ा सा डिफरेंस है कि सेम पार्टी होना चाहिए, सेम इंटरेस्ट भी होना चाहिए, बट 32 का सब क्लॉज 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज रिवीजन कीजिए इसके साथ. यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में.